टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं FST1 के MCQ क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 421 टू क्वेश्चन नंबर 400। यहाँ पर आपके पास पहला क्वेश्चन है 421 नंबर का। लाइफ प्रोसेसेस आर। लाइफ प्रोसेस हैं, आपको बताना है इनमें से वो कौन सा प्रोसेस है जिसे आप लाइफ प्रोसेस कंसीडर कर सकते हो। आपके पास ऑप्शंस हैं: ए टेकिंग इन फूड, बी एक्सक्रीटिंग वेस्ट मटीरियल, सी स्टिमुली, इसे कहते हैं रिएक्टिंग टू स्टिमुली, और डी है ऑल ऑफ दीज। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। टेकिंग इन फूड, एक्सक्रीटिंग वेस्ट मटीरियल, स्टिमुली और रिप्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स, ये सभी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 422 है बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। एक ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए आपको बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं: ए 37 डिग्री सेल्सियस, बी 30 डिग्री सेल्सियस, सी 28 डिग्री सेल्सियस एंड डी इज 40 डिग्री सेल्सियस। और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 37 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 423 स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंसी विच इज वाइटल फॉर लाइफ। एक कांस्टेंट स्टेट जो जरूरी है एक नॉर्मल लाइफ को जीने के लिए, उस पोजीशन को आप क्या कहिएगा। आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं: ए कांस्टेंट, बी होम्योस्टेसिस, सी ADH एंड डी इज नॉन। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी होम्योस्टेसिस। होमोस्टेसिस क्या होता है? इस ये जो पोजीशन है ना, ये स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंसी कहलाती है, जिसके अंदर आप अगर ये ही स्टेट मेंटेन रहती है तो आप एक वाइटल लाइफ जीते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपका बॉडी टेम्परेचर ले लेते हैं। अगर आपको फीवर नहीं होता है तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि ये क्या है, ये पोजीशन एक स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंसी है और इसी को ही हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 424 पे आते हैं। कंट्रोल और चेक द लॉस ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम आवर बॉडी। ये एक ऑर्गन है जो चेक करता है और कंट्रोल भी करता है आपकी बॉडी से पानी के लॉस होने को लेकर के, कि अगर आपकी बॉडी से पानी ज़्यादा लॉस हो रहा है तो उसे कंट्रोल करेगा, कम लॉस हो रहा है तो उसको चेक करेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सारा काम जो है वो हमारा किडनी प्ले करता है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो किडनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 425 है EDH स्टैंड्स फॉर। ADH का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो है ये हमारी किडनी से रिलीज होता है। अच्छा, ये रिलीज कब होता है? जब एक ह्यूमन बीइंग ज़्यादा यूरिन को पास आउट कर रहा है तो ये उसको एक्सेस जो यूरिन जो आपका एक्सक्रीट हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए हमारा किडनी एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन को रिलीज करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपने एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन का फंक्शन भी देख लिया है, एग्जाम में फंक्शन भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 426 है सीरीज ऑफ इवेंट्स विच अकर्स फ्रॉम द टाइम एन ह्यूमन बीइंग इज बोर्न टू द टाइम इट डाइज। कह रहे कि एक सीरीज होती है इवेंट्स की, ये शुरू हो जाती है जब एक ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है तब से चलती है और जब तक वो मृत्यु होती है उसकी तब तक चलती रहती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में ऐसा हो सकता है। तो आपको बताना है कि ये जो इवेंट की सीरीज़ है इसे क्या कहा जाता है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं: ए एजिंग, बी लाइफ साइकिल, सी रिप्रोडक्शन और डी इज़ नॉन। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी लाइफ साइकिल। आगे बात करें। अच्छा, लाइफ साइकिल क्या क्या होता है, कुछ इवेंट्स मैं आपको गिना देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहे। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी लाइफ में इवेंट्स वहीं से स्टार्ट हो जाती हैं और वृद्धावस्था तक ये इवेंट्स चलती हैं और तब तक चलती रहती हैं जब तक वो उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती। हम एक व्यक्ति पर इस चीज़ को एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको इस तरीके से। तो एक बच्चा जब जन्म होता है, फिर बाल्यावस्था आती है, फिर उसकी किशोरावस्था आती है, फिर युवावस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है, फिर उसकी जो वृद्धावस्था आ जाती है। तो ये जो अवस्थाएं हैं ये इवेंट ऑफ सीरीज है और इसे ही हम लाइफ साइकिल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 427 सिम्टम्स ऑफ एजिंग। एजिंग की क्या सिम्टम्स होती हैं? आसान शब्दों में कहा जाए तो वृद्धावस्था की क्या सिम्टम्स होते हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। आपके पास ऑप्शंस हैं: ए ब्रिटल बोन, बी रिड्यूस्ड ब्लड सर्कुलेशन,
सी है ड्राई एंड रिंकल्ड स्किन, और डी है ऑल ऑफ दीज। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। जब एजिंग स्टार्ट होती है, कोई भी व्यक्ति जब वृद्धावस्था में जाते हैं तो उनकी जो ब्रोन है वो ब्रिटल हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और स्किन जो है वो ड्राई और रिंकल्ड हो जाती है। तो ये वो सिम्टम्स हैं जिससे वृद्धावस्था का पता लगता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 428 की तरफ। ये बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज रिटन बाय, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की ये किताब जो बहुत ही फेमस है, किसके द्वारा लिखी गई है आपको बताना है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं, ए लमार्क, बी चार्ल्स डार्विन, सी एरिस्टोटल और डी है अल्फ्रेड रसेल। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन ने लिखी है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किताब। क्वेश्चन नंबर 429 है, हु इंट्रोड्यूसेस द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी किसने इंट्रोड्यूस की आपको बताना है। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया। बात करें क्वेश्चन नंबर 430 की है, हु नोटेड दैट एन एम्ब्रियो ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पासिस थ्रू एन वेरी सिमिलर स्टेजेस। किसने ये नोट किया कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की जो एम्ब्रियो है वो सिमिलर स्टेजेस से ही पास होती है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे लें आप तो ह्यूमन बीइंग और मंकी दोनों की जो एम्ब्रियो स्टेज है वो करीब करीब सिमिलर ही होती है। तो आपको बताना है कि इस चीज़ को किसने नोट किया। आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं, ए लमार्क, बी चार्ल्स डार्विन, सी एरिस्टोटल और डी है अल्फ्रेड रसेल। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स डार्विन। यहाँ पर आप देख रहे हो स्क्रीन पर कि तीनों क्वेश्चंस के आंसर लाइन से चार्ल्स डार्विन ही हैं। तो यहाँ से आपको 3 चीज़ों के बारे में पता लग गया चार्ल्स डार्विन के। अब 2 और चीज़ें जान लीजिए। चार्ल्स डार्विन ने ही थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन दिया है, ठीक है। एक और चीज़ कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन थ्रू नेचुरल सिलेक्शन भी डार्विन ने ही दिया है। तो 2 अलग अलग बातें हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन थ्रू नेचुरल सिलेक्शंस। ये दोनों ही थ्योरीज हैं जो चार्ल्स डार्विन ने दी हैं। तो 5 थ्योरीज, 5 चीज़ें आपको पता लग गई हैं चार्ल्स डार्विन के बारे में। एग्जामिनेशन में कुछ भी पूछा जा सकता है, इन सभी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 431 है आपकी स्क्रीन पर, मैन बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ एनिमल। मैन एनिमल के किस ग्रुप से बिलोंग करता है। आप सभी को पता है कि हम ह्यूमन बींग्स जो मानव है वो सामाजिक प्राणी हैं। तो अब आपको यहाँ पर बताना है कि किस ग्रुप से बिलोंग करता है मैन एनिमल्स के। आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं, ए प्राइमेट, बी मैमल, सी एप्स और डी है नॉन। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मैमल। जो मैमल्स होते हैं उनकी मैं आपको एक पहचान बता दूं, तो जो मैमल्स होते हैं वो ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करते हैं, जन्म देते हैं, बच्चे को अंडा नहीं देते हैं। एक और चीज़ कि जो मैमल्स होते हैं वो बच्चों को दूध पिलाते हैं शरीर से। एक और चीज़, क्वेश्चन नंबर 432 है यहाँ पर, मॉडर्न ह्यूमन। मॉडर्न ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं, ए होमोसिपियन, बी होमो हेबिल्स, सी एस्ट्रेलोपिथिकस और डी है होमो इरेक्टस। और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होमोशिपियन मॉडर्न ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है। क्वेश्चन नंबर 433, अ ब्रांच ऑफ अर्थ साइंस टू स्टडी फॉसिल। फॉसिल को स्टडी करने के लिए अर्थ साइंस की एक ब्रांच है, आपको उस ब्रांच का नाम बताना है। आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर ऑप्शंस दिख रहे हैं और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पैलियोंटोलॉजिकल जो ब्रांच है, पैलियोंटोलॉजिक ये ब्रांच है अर्थ साइंस की जिसमें फॉसिल्स को स्टडी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 434 की तरफ। ये है हंटेड एनिमल्स एंड एट मीट। आपको बताना है कि ये जो यहाँ पर आपको टाइप दे रखी है ये अपीयरेंस के बेसिस पे इनके नाम बताए गए हैं, होमो हेबिल्स, एरिस्ट्रोपिथिकस, होमोसिपियन, होमो इरेक्टस। ये ह्यूमन बीइंग के इवोल्यूशंस हैं कि इंसान किस तरीके से चेंज होता गया और अभी जो हम हैं वो मॉडर्न ह्यूमन है जिनका जो साइंटिफिक नेम है वो है होमोसिपियन। आप सभी को पता है, अभी पीछे हमने बात किया। तो अब आपको बताना है कि वो कौन सा ह्यूमन है जो हंटेड एनिमल को हंट करते थे और मीट खाते थे। यहाँ पर ऑप्शंस दिख रहे हैं, ए होमो हेबिल्स, बी एस्ट्रेलोपिथिकस, सी होमोसिपियन और डी है होमो इरेक्टस। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, होमो इरेक्टस। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 435 है,
रिचुअल बरिड बिकेम कॉमन फर्स्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री। यानी कि रिचुअल बरिड क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि विधि और प्रथा को मानते हुए मानव के शरीर को मिट्टी में दबाना, इसे रिचुअल बरिड कहा जाता है। और अब आपको ये बताना है कि ये फर्स्ट टाइम ह्यूमन की हिस्ट्री में कब आया था। आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर, और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, निएंडरथल्स। ये वो थे जो अपनी बॉडी को छिपा के रखते थे, हंटिंग जानते थे, और ये इनके पास टूल मेकिंग की भी बहुत अच्छी स्किल थी। अच्छा, फर्स्ट टूल मेकर कौन है, तो फर्स्ट टूल मेकर जो है वो होमो हेबिल्स हैं। और ये जो फर्स्ट टूल मेकर्स का क्वेश्चन है वो पिछली बार एग्जामिनेशन में पूछा गया था, जब अभी आपके सितंबर में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए गए थे। क्वेश्चन नंबर 436 है, स्टडी ऑफ ह्यूमन एंटिक्स स्पेशली ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड। ह्यूमन एंटिक्विटीज़ की स्टडी करना और स्पेशली प्री हिस्टोरिक पीरियड को, प्री हिस्टोरिक पीरियड में इसे आप किस नाम से जानेंगे, क्या नाम देंगे, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पर। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी में ह्यूमन एंटिक्विटीज़ की पढ़ाई की जाती है, उसकी स्टडी की जाती है, और स्पेशली प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 437 है, फॉसिल रिमेन्स इन इथोपिया नॉन एज। इथोपिया में जो फॉसिल्स रह गए थे उसे किस को क्या नाम दिया गया और किस नाम से अब जाना जाता है, ये पूछा गया है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, लूशी नाम दिया गया। जितने भी इथोपिया में फॉसिल्स पाए गए उन सभी फॉसिल्स को लूसी नाम दिया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 438 की तरफ। ये क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन। कार्बन के रेडियो एक्टिव आइसोटोप के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें से कौन सा कार्बन का आइसोटोप रेडियो एक्टिव है। आपके पास ऑप्शंस हैं, ए कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, और डी है नॉन। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन 14 जो है वो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, और कार्बन 12 और 13 दोनों ही स्टेबल आइसोटोप्स हैं। आपको एक एक बारीक सी चीज़ों को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि जो पीछे हमने वीडियोस कवर किए थे सितंबर तक, जितने भी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल थे एफएसटी के संबंध में, वहाँ पर जो एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस टच किए जा रहे थे, और तीन पेपर्स तो हमने भी एनालिसिस किए हैं आपके एग्जामिनेशंस के। और बेसिकली एमसीक्यूज़ की बात करें तो वहाँ पर 70 क्वेश्चन हमारे वीडियो से टच करते थे। इस बार हमारा टारगेट है कि 85 to 90 क्वेश्चन ऐसे हों जो हमारे वीडियो से पूछे जाएँ, ताकि आपको भी बहुत ही आसानी हो अपने एग्जामिनेशन को देने में और आप अच्छे मार्क्स अर्न कर सकें। क्वेश्चन नंबर 439 है यहाँ पर, इफ कार्बन इज नॉट प्रेजेंट इन फॉसिल देन एज कैन बी एस्टिमेटेड थ्रू प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आपको पता है रेडियो एक्टिव डेटिंग की जाती है, और ये डेटिंग होती है कार्बन 14 के प्रेजेंस से। ये पता लगाया जाता है कि कोई भी चीज़ जो फॉसिल्स प्रेजेंट है वो कितने सालों पुराना है, और ये पता लगता है कार्बन 14 के प्रेजेंस की वजह से। अगर कार्बन 14 अवेलेबल नहीं है, अब नहीं है उस फॉसिल के अंदर, तो किस तरीके से उसकी एज पता लगेगी, ये आपसे पूछा गया है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं, ए फ्लोरीन के थ्रू, बी फॉस्फोरस के थ्रू, सी है बोथ, और डी है नॉन। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ। फ्लोरीन और फॉस्फोरस की जो प्रेजेंस है उनकी, उससे एस्टिमेट किया जा सकता है किसी भी फॉसिल की एज को, अगर उसके अंदर कार्बन 14 अवेलेबल नहीं है तो। अगर कार्बन 14 अवेलेबल होता है तो फिर रेडियो एक्टिव डेटिंग की जाती है कार्बन 14 पे ही बेस्ड। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं प्रेजेंट है, इसके बाद ही फ्लोरीन और फॉस्फोरस की तरफ देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 440 है यहाँ पर, बोनी पार्ट ऑफ हेड एंड क्लोजिंग द ब्रेन। आप सभी को पता है कि हमारे सिर के अंदर, हमारे सिर में बोनी पार्ट है जिसके अंदर ब्रेन है। अब आपको बताना है कि उस पार्ट को हम क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं, ए क्रैनियम, बी ब्रेन कैविटी, सी मेडुला, और डी है नॉन। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रेनियम। क्रेनियम एक बोनी पार्ट है जिसके अंदर जो ब्रेन है वो सुरक्षित है। तो चलिए, ये वीडियो आपने कवर किया 421 से लेकर के 440 क्वेश्चन जहाँ पर आपने देखे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हिट कीजिए बेल का आइकन, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहें। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद।
जय भारत।